गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर संधारित्र पढ़ा, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कर लिया था और उसमें हमने ये भी चेक कर लिया था कि अगर हम गोलीय संधारित्र को किसी माध्यम में रखेंगे तो माध्यम के प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन एन आर के गुना धारिता बढ़ जाती है। जैसे निर्वात में धारिता का सूत्र था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन एन नॉट स्मॉल r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। ये धारिता का सूत्र अपन ने निकाला गोलीय संधारित्र के लिए। अगर मैं इस गोलीय संधारित्र को किसी माध्यम में रखूं या इसकी जो हमने प्लेटें बनाई गोलाकार उनके बीच कोई माध्यम भर दूं एप्सिलॉन एन आर प्रावैद्युतांक का, तो धारिता कितनी गुना बढ़ जाएगी? एप्सिलॉन एन आर गुना, मतलब नई धारिता हो जाएगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन एन नॉट इनटू एप्सिलॉन एन आर स्मॉल r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। ठीक है, तो गोलीय संधारित्र में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ेंगे आज संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, हम संधारित्रों का क्या पढ़ेंगे? संयोजन। दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, बहुत सारे कैपेसिटर आपके पास, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और तुल्य धारिता निकालनी है, और एक बार समांतर क्रम में जोड़ के तुल्य धारिता निकालनी है। संधारित्रों के संयोजन में हम पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो आपके पास दो, कम से कम संयोजन के लिए दो संधारित्र तो चाहिए होते हैं। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, n संधारित्र ले लिए और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और फिर आपसे तुल्य धारिता पूछी। ठीक है, तो इसका परिपथ देखो कैसा बनता है। मान लो आपने तीन संधारित्र लिए, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 व C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लाइन लिखनी है यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसको हम एक बैटरी से भी जोड़ेंगे, V वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ेंगे, जिसकी वजह से उनमें धारा आवेश प्रवाह होगा। बिना आवेश के करेंगे कैसे कॉम्बिनेशन? ठीक है, तो ध्यान से देखो, तीन संधारित्र आपने लिए जिनकी धारिता पहले की C1, दूसरे की C2 और तीसरे वाले की C3। इस तरह से दिखाते हो श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ो, कैस्केड फॉर्म में। इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। इसकी जो दो प्लेट, ये तो आपका सिंबल है संधारित्र का संकेत, सिंबल इस तरह से बनाते हो। इसकी एक प्लेट पे प्लस आवेश होता है, दूसरी प्लेट पे माइनस आवेश होता है, उतना ही। मतलब इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही सेम आवेश होता है। जितना आवेश इसमें है, इस पे आपने प्लस क्यू दिखाया तो इस पे माइनस क्यू, ऐसे इसमें भी प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। संधारित्र की एक प्लेट पे प्लस आवेश, दूसरी पे माइनस, उतना ही माइनस आवेश होता है। और ध्यान से देखो, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो ये आवेश का मान समान होगा। तीनों स्थितियों में आवेश, इस पे क्यू है, इस पे क्यू, एक प्लेट पे क्यू, दूसरे माइनस क्यू, तो सेम इसमें होगा, सेम इसमें। प्लस श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, संधारित्रों पे आवेश समान होता है। अब हम इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, V वोल्ट की बैटरी हमने इससे जोड़ दी ऐसे, जिससे इसमें आवेश प्रवाहित होंगे। प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी। ध्यान से देखो, V वोल्ट की क्या जोड़ी है आपने? एक बैटरी जोड़ी है। ठीक है, बैटरी जोड़ते ही इससे आवेश प्रवाह होगा, इसमें आवेश जाएगा, इसकी धारिता C1, इस पे आवेश Q, तो क्या इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1? अगर श्रेणी क्रम संयोजन है, आवेश समान होगा, जितने भी संधारित्र लेंगे विभवांतर अलग अलग होगा। इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1 उत्पन्न हुआ, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V2 मान लिया, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर V3 हो गया। ऐसे हमें तीन अलग अलग विभवांतर V1 V2 V3 मानने पड़े। टोटल विभव जो है वो V है। टोटल जो हमने बैटरी जोड़ी है उसका विभव कितना है? V हमारा तीन भागों में बटा, V1 V2 V3। इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V2, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V3। हमने आवेश को समान दिया, या हमारा आवेश समानता, धारिता अलग अलग थी, तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है, संयोजन के लिए कम से कम दो संधारित्र चाहिए, ज्यादा हमारे कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 n। तो अगर मैं इस स्थिति में ध्यान से देखूं तो आवेश तीनों संधारित्र पे समान होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। इसका एक नोट दिमाग में रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में
आवेश समान विभवांतर अलग, समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग विभवांतर समान, बस जस्ट इसका ऑपोजिट याद रखना है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं पूछूं कि पहले संधारित्र के ऊपर विभवांतर कितना होगा, संधारित्र प्रथम संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर बोलो कितना होगा बेटा, V1 क्या होगा सूत्र, आपने QC और V में रिलेशन पढ़ा है, Q बराबर CV तो V बराबर Q अपॉन C, आवेश कितना Q, धारिता कितनी C1, प्रथम संधारित्र उसकी धारिता C1 है, उस पे आवेश कितना है प्लस Q और धारिता कितनी दिखानी है C1 और विभवांतर V1, तो यही संबंध होगा समीकरण संख्या। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे संधारित्र के लिए इसी प्रकार दूसरे व तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर निकालो। संधारित्र के लिए मैं आपसे पूछूं V2 का मान बताओ कितना होगा, V2 का मान आवेश Q धारिता C2 तो Q अपॉन C2 समीकरण संख्या 2, तीसरे के लिए V3 Q अपॉन C3 समीकरण संख्या 3। आपने V1 V2 V3 तीनों मान ज्ञात कर लिए, V1 V2 V3 तीनों मान ज्ञात कर लिए, मतलब तीनों संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर पता कर दिया। आपसे पूछा जाए कुल विभव कितना V, तो कुल विभव V जो है वो तीन भागों में बटा, V1 V2 और V3 में। तो कुल विभव जो V है, कुल विभवांतर या कुल विभव जो है वो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। समीकरण 1 2 3 से मान रख लो तो V बराबर 1 से मान रखा V1 का तो Q अपॉन C1, 2 से रखा Q अपॉन C2, 3 से रखा Q अपॉन C3। देखो इसमें से Q कॉमन है, Q आपने कॉमन ले लिया, V बराबर Q कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मैं इसकी तुल्य धारिता की बात करूं, इसका तुल्य परिपथ बनाऊं ना, तो इसका तुल्य परिपथ आप कैसे सोचोगे, इसका तो तुल्य परिपथ है, आप बना के देखना, साइड पे नीचे बना लो या तो तुल्य परिपथ देखो, इसका तुल्य परिपथ देखो, उससे आप तुल्य धारिता निकालो। तुल्य परिपथ जो है, हमें तो तुल्य धारिता निकालनी है कि तीनों को जोड़ने के बाद तुल्य धारिता कितनी होगी, तो तुल्य धारिता को हमने C इक्विवेलेंट लिख दिया, C इक्विवेलेंट या CSS से भी डिनोट कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और आपके पास वही एक बैटरी जुड़ी हुई थी V वोल्ट की प्लस माइनस V, इस C इक्विवेलेंट, इसमें आवेश वही रहेगा Q, ठीक है ना, आवेश कितना दिखाओगे Q माइनस Q। अब आपसे पूछा जाए रिलेशन बताओ, V बराबर Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ये समीकरण संख्या आप ले लो 4, ये समीकरण संख्या 5, समीकरण 4 और 5 की तुलना कर लो, समीकरण 4 व 5 से V बराबर आपके पास ये मान, V बराबर आपके पास ये मान रख लो, Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस, सॉरी Q भी गुणा में है, Q भी गुणा में है तो Q भी रखो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखो कुछ कटा, Q से Q कट गया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और भी होगा तो नेक्स्ट 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5 अप टू 1 अपॉन Cn। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आपने इस टाइप का कुछ 10वीं क्लास में पढ़ा था, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का कॉन्सेप्ट कुछ एक जैसा ही है। अगर मैं आपसे बोलूं n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिता क्रम से C1 C2 C3 अप टू Cn है, तो सूत्र क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn। कोई दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। और सोचें हम, अगर दो संधारित्र समांतर श्रेणी क्रम में है, केवल दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिता C1 C2 है, क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से बता रहा हूं, यदि देखो अब इसमें स्पेशल पॉइंट ही और कुछ नहीं, स्पेशल पॉइंट की बात करें तो वही बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कितने संधारित्र
दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि दो संधारित्र, पहला पॉइंट देखो, दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 व C2 है, दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता बताओ 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1 तो तुल्य धारिता देखो बेटा ध्यान से, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 लघुत्तम आ गया, ऊपर क्या बचा C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, C इक्विवेलेंट कितना आया, उल्टा कर लो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता का सूत्र, ऊपर दोनों की धारिताओं गुणा करो, नीचे जोड़ो और भाग दो उत्तर, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे आपने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किया था तो दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हुआ करता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 में कभी दिक्कत आएगी? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, क्लियर हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं कि मान लो n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। सेकंड पॉइंट, अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो जिनकी धारिता क्रम से C1 C2 C3 up to Cn है, तो तुल्य धारिता 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 up to 1/Cn। क्लियर हो गया फॉर्मूला? अब मैं पूछूं कि मान लो n संधारित्र ही हैं आपके पास, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिता समान है, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कंडीशन क्या है, जुड़े हों, और कंडीशन क्या है, इसके साथ ही ले C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर up to Cn बराबर C। सबकी धारिता समान है, सबकी धारिता समान है, तो C इक्विवेलेंट, इसमें फॉर्मूले में मान रख लो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। कितने बार लिखना है? n बार। n बार 1/C टोटल करो कितना होगा? क्या n/C होगा? 1/C कॉमन ले लो, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार जोड़ो, एक को n बार जोड़ते तो टोटल कितना आता है? n। ठीक है ना, एक को 5 बार जोड़ा तो 5, एक को 10 बार जोड़ा 10, तो एक को n बार जोड़ा तो आंसर आया n। 1/C इक्विवेलेंट आया आपके पास n/C, देन C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C/n। इस फॉर्मूले से देख लो, चाहे आप इस फॉर्मूले से चेक कर लो, चाहे आप इस फॉर्मूले से चेक कर लो, चाहे इस फॉर्मूले से चेक कर लो। अगर हम अलग-अलग धारिता के बहुत सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता घटती है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, मैं बोलूं 1-1 फैराड के, 1-1 माइक्रोफैराड के 5 संधारित्र थे, श्रेणी क्रम में जोड़ा, 1-1 माइक्रोफैराड के थे ना 5, उत्तर कितना आया? 1/5। कम हो गया। आप कुछ भी मान रखो, तुल्य धारिता जो है वो अलग-अलग धारिताओं के टोटल, मतलब अलग-अलग धारिताओं के मान की बात करें तो उससे भी कम मान प्राप्त होता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये श्रेणी क्रम संयोजन कहाँ काम में लेना है? ऐसा परिपथ जहां धारिता घटानी हो, जहां धारिता कम रखनी हो, वहां क्या करो, बहुत सारे संधारित्र लेके उनका श्रेणी क्रम संयोजन बना दो। उस परिपथ में बहुत सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तुल्य धारिता घट जाएगी। धारिता क्या होगी उस परिपथ की? घट जाएगी। तो अगर आपको घटानी है धारिता तो श्रेणी क्रम संयोजन काम में लेते हैं। कौन सा संयोजन काम में लेते हैं बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया श्रेणी क्रम संयोजन वाला? आसान था। अब देखो इसमें एक टॉपिक और है कि मान लो अलग-अलग प्रावैधिक पदार्थ के, एग्जांपल है शॉर्ट में या एक पॉइंट ही मान लो उसको, कि अलग-अलग मोटाई के कुछ प्रावैधिक पदार्थ या प्रावैधिक माध्यम संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखे हुए हैं। संधारित्र का जो प्रतीक है वो कुछ हम ऐसा बनाते हैं। अब मैं आपसे बोलूं इसमें T1 मोटाई में एप्सिलॉन R1 का प्रावैधिक माध्यम है, T2 मोटाई में एप्सिलॉन R2 प्रावैधिक का माध्यम है, और T3 में एप्सिलॉन R3, इसको T3 मान लेते हैं।
T3 मोटाई में प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो या बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है। इस तरह का संयोजन कि आपके पास एक संधारित्र है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग-अलग मोटाई में अलग-अलग प्रावेदुक पदार्थ भरे हुए हैं, ऐसा एग्जांपल मान लिया। तो इसका जो तुल्य परिपथ बनेगा ना बेटा वो कुछ इस तरह का होगा। पहले हम T1 मोटाई का जो बीच की दूरी है वो कितनी है T1, इसके बीच एप्सिलॉन r1 का जिसकी धारिता C1 मान लेंगे, एप्सिलॉन r1 जिसकी धारिता C1। फिर दूसरा ये श्रेणी क्रम संयोजन मान सकते हैं T2 मोटाई का प्रावेदुक एप्सिलॉन r2 धारिता C2 और तीसरा एप्सिलॉन r3 प्रावेदुक का जिसकी धारिता C3 मोटाई T3। इस तरह का संयोजन होगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपसे पूछे बताओ इसकी तुल्य धारिता बताओ, तो आप इसकी तुल्य धारिता लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आपको ये सूत्र भी पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अगर मैं आप यहाँ पे C1 की बात करूँ तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A। प्लेटों का क्षेत्रफल चेंज नहीं हुआ, प्लेटों का क्षेत्रफल उतना ही है, इस स्थिति में प्लेटों का क्षेत्रफल चेंज नहीं हुआ, बीच की दूरी चेंज हो गई। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन बनेगा। वो मोटाई बीच की दूरी T1, क्या T1 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A/D होता है सूत्र, D की जगह T1 मोटाई, तो T1 ऊपर चला गया। ऐसे सेकंड केस के लिए लिखोगे T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 A। जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपका कॉमन हुआ एप्सिलॉन नॉट A, 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन r3। अब आपको C इक्विवेलेंट याद करना है तो उल्टा कर लो इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। C इक्विवेलेंट बहुत आसान होगा, कितना आएगा C इक्विवेलेंट, तुल्य धारिता इस स्थिति में C इक्विवेलेंट ये ऊपर जाएगा और ये वाला मान नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, क्योंकि ये C इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई में है ना, तो ये मान नीचे आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन r3। ये आपकी तुल्य धारिता आ गई उस स्थिति में जब आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग-अलग प्रावेदुक अलग-अलग मोटाई में भरे हुए थे। उस स्थिति में कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का होगा। आपके न्यूमेरिकल भी गिवन है पीछे इस फॉर्मूले पे, इस पे बेस, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तुल्य धारिता घटती है, इसमें क्या होता है बेटा, तुल्य धारिता घटती है। अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, जैसे आपने श्रेणी क्रम संयोजन देखा है उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप समांतर क्रम संयोजन देखोगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। थोड़ा ध्यान से देखो, इजी है। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र कैसे जुड़े होंगे, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। समांतर क्रम संयोजन में मैंने पहले बताया आवेश बटेगा, विभवांतर समान होगा। सेकंड जो है वो समांतर क्रम संयोजन है। कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखो बेटा कैसे, एक कैपेसिटर ये है जिसकी धारिता C1, इसका आवेश प्लस Q माइनस Q, या अलग लो Q1 Q1 ले लेता हूं, धारिता C1। दूसरा मैंने इसके समांतर क्रम में ऐसे लगा दिया, एक प्लेट पे प्लस Q2 दूसरी पे माइनस Q2, धारिता C2। तीसरे को मैंने फिर ऐसे लगा दिया, एक पे Q3 दूसरी पे माइनस Q3, धारिता C3। तीन संधारित्र ले लिए जिनकी धारिता C1 C2 C3, तीनों पे आवेश Q1 Q2 Q3 है, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। आप कैसे भी बना सकते हो परिपथ, ऐसा दे सकते हो, V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, समांतर क्रम संयोजन है ना, समांतर क्रम संयोजन है ना, तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होगा। इसको देखो थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे बना, इधर भी ऐसे बना, ऐसे बना। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर भी, इसके सापेक्ष विभवांतर भी, इसके सापेक्ष भी विभवांतर भी, और इसके सापेक्ष भी विभवांतर क्या हो जाएगा, V।
तीनों के सापेक्ष विभवांतर समान, धारिता C1 C2 C3 और आवेश भी अलग है, क्योंकि जैसे यहाँ से आवेश निकलेगा इस संधि बिंदु पे आके आवेश बटेगा। मान लो इसमें Q1 गया, इसके पास Q2 गया, इसके पास Q3 गया। इसको जब Q1 आवेश दिया तो सिरों के मध्य विभवांतर V उत्पन्न हुआ, इसमें भी V उत्पन्न हुआ, इसमें भी V उत्पन्न हुआ था। तीनों की धारिता अलग अलग है C1 C2 C3। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ Q1 कितना होगा प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र की आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर सूत्र हुआ C1V, समीकरण संख्या 1। Q1 बराबर C1V, धारिता C1, विभवांतर V। ऐसे दूसरे के लिए दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर कितना आवेश गया, संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V, समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पे निकाल लो, तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा बेटा, Q3 C3 into V, इक्वेशन नंबर 3। कुल आवेश की बात करें, कुल आवेश Q बराबर Q1 plus Q2 plus Q3, Q बराबर Q1 का मान C1V प्लस C2V, Q2 का मान, Q3 का मान C3V, V कॉमन ले लो, Q बराबर V कॉमन आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V को अपॉन में लिया हो, Q अपॉन V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देख बेटा, Q अपॉन V इसकी तुल्य धारिता होगा। कुल आवेश हमने Q दिया यहाँ से, कुल विभवांतर भी है तो इसका तुल्य परिपथ बनाते हैं ना, तो वैसे ही बनेगा जो अपने श्रेणीक्रम संयोजक में बनाया था। तो अगर इसका कुल आवेश Q है, हमने बैटरी से कुल आवेश Q लिया, विभवांतर V है, तो Q अपॉन V क्या हुआ, इसकी तुल्य धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। तो तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में इसको मैं C इक्विवेलेंट ही लिख लेता हूँ, C इक्विवेलेंट बराबर Q अपॉन V, इसलिए C इक्विवेलेंट आया समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 C3 अप टू Cn है, समांतर क्रम संयोजन करना है, तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, अप टू Cn तक लिख लेंगे। अगर n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े जिनकी धारिता समान हो, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, n संधारित्र वाला खुद लिखो, n संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 C3 अप टू Cn है, तुल्य धारिता होगी C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, अगर धारिता भी समान हो, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर अप टू Cn बराबर C, सबकी धारिता समान हो तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C प्लस C कहां तक लिखना है, n बार लिखना है, C कॉमन, C को n बार जोड़ेंगे तो nC, C इक्विवेलेंट कितना आया, n into C। इसका मतलब तुल्य धारिता घटी की बढ़ी, बढ़ी। अगर आपको किसी परिपथ में धारिता बढ़ानी है, किसी परिपथ की धारिता बढ़ानी है तो n संधारित्र, जितने ज्यादा संधारित्र आप समांतर क्रम में जोड़ोगे धारिता उतनी ज्यादा होगी। अब किसी परिपथ की धारिता बढ़ानी होगी तो क्या करना होगा, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, n संधारित्र आप समांतर क्रम में जोड़ दो, n संधारित्र आप किसमें जोड़ दो, समांतर क्रम में, तो n into C आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, C इक्विवेलेंट बराबर n into C, इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आवेश अलग अलग विभवांतर, मान लो n संधारित्र है, ये 3 संधारित्र जिनके समांतर क्रम में जुड़े तो विभवांतर क्या अनुपात क्या होगा, 1:1:1, श्रेणी क्रम में आवेश का अनुपात 1:1:1। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग पराविद्युत अलग अलग मोटाई में भरा है। अब इस बार हम क्षेत्रफल में ले लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल में अलग अलग पराविद्युत माध्यम भरे। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है हमारे पास, तो उसका जो संयोजन होगा या उसकी तुल्य धारिता है वो कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल देखो कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक संधारित्र है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, बीच की दूरी स्मॉल d है, बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। मैं आपसे बोलूं प्लेटों का क्षेत्रफल a है और बीच की दूरी स्मॉल d है, मोटाई तो वही रखनी है, बीच की दूरी तो उतनी ही रखनी है, क्षेत्रफल अलग अलग कर दिया। इतने क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल a1 मान लिया, इतने क्षेत्रफल में एप्सिलॉन r1 प्रावैद्युत पदार्थ भरा है, किस वाले क्षेत्रफल में एप्सिलॉन r2 प्रावैद्युत भरा है जिसका क्षेत्रफल a2 है, इसका क्षेत्रफल a3 मान लिया इनका, और इसमें एप्सिलॉन r3 प्रावैद्युत पदार्थ भरा है। क्या इसकी दूरी चेंज हुई, d है,
क्षेत्रफल चेंज हो गया, तो इसका जब तुल्य परिपथ इसकी जब बात करोगे तो समांतर क्रम जैसा बनेगा, इसका जो तुल्य परिपथ है वो कुछ ऐसा बनेगा। इसकी दायित्व C1, इसकी दायित्व C2, इसकी दायित्व, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A1, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A2, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A3। जब इसकी तुल्य धारिता निकालनी होगी C इक्विवेलेंट, तो समांतर क्रम C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3, C इक्विवेलेंट C1 बोलो प्रथम संधारित्र, इसका प्रारंभिक एप्सिलॉन R1 है, इसका प्रारंभिक एप्सिलॉन R2 और इसका एप्सिलॉन R3। क्या होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 स्मॉल d प्लस सेकंड वाले केस में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 स्मॉल d प्लस तीसरे वाले केस में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3 स्मॉल d। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, देन C इक्विवेलेंट आपके पास आया, C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट d कॉमन है, एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 प्लस एप्सिलॉन R3 A3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम तुल्य धारिता निकाल लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, क्या श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछूं, जर्मन न्यूमेरिकल की बात करें, और न्यूमेरिकल कैसे आता है, कई बार छोटा मोटा परिपथ बना देता है और पूछता है इसकी तुल्य धारिता बताओ, किसी एक संदर्भ पे आवेश पूछ लेगा, कभी विभवांतर पूछ लेगा, तो अब न्यूमेरिकल जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बेटा।